हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो के अंदर। और ये वीडियो स्पेशल है। इस टाइप की वीडियोस हम नहीं बनाते हैं, ये पहली वीडियो है। तो हमने हमारे एक दोस्त के साथ, सिद्धार्थ, शायद आपने यूट्यूब के ऊपर उनको देखा होगा, सीड द IT गाय इस नाम से चैनल है उनका। तो उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन की है, बहुत ही रॉ कॉन्वर्सेशन है। और कॉन्वर्सेशन की है IT के अंदर आपको कैसे फ्रीलांसिंग करनी है। और सिड जो है ये खुद एक फ्रीलांसर है और बहुत सारे सालों से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और बहुत सारी इनसाइट वाली चीज़ आज हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट एक इनसाइटफुल चीज़ इसके अंदर से सीखने को ज़रूर मिलेगी। सो एन्जॉय द एपिसोड एंड सिड, थैंक यू सो मच इस चैनल के ऊपर आने के लिए। लेट्स गो। सो सिड, मुझे उस दिन ना एक DM आता है और उस DM के अंदर एक कोई मेरा स्टूडेंट होगा या फिर जो भी यूट्यूब के ऊपर मुझे देखते हैं उनमें से कोई होगा। तो उन्होंने मुझे एक एक्चुअली काम ऑफ़र किया कि उनको एक AI एजेंट बनाना है। और ये उन्होंने ऑफ़र किया क्योंकि मैंने एक AI एजेंट के ऊपर वीडियो बनाई है यूट्यूब के ऊपर, तो शायद उन्होंने वो देखा होगा। तो ही सेड कि ये काम है, इस टाइप का एजेंट बनाना है और इसके लिए मैं आपको पे भी करूँगा। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ गिग्स मुझे आते रहते हैं, DMs। मैं मतलब नहीं ले पाता हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरा फोकस अभी दूसरी चीज़ के अंदर है। बट काम आता है, बहुत सारा काम लोग DM के अंदर देते हैं। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई ना, वो पॉसिबल हुई है यूट्यूब की वजह से। जो भी प्रेजेंस है यूट्यूब के ऊपर उसकी वजह से काम आ ही रहा है। तो मुझे क्या लगता है ना कि ये ऑनलाइन प्रेजेंस जो है ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो या फिर लिंक्डइन के ऊपर हो या फिर कहीं पे भी हो। आपको ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो अगर बना के रखते हो तो आपके फ्यूचर में जॉब्स के लिए बहुत सारी हेल्प हो सकती है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? यस। तो अगर हम जैसे लोगों की बात करें, जो हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं प्लस हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, मतलब मेनली हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और या फिर एजुकेशन कंटेंट बनाते हैं या फिर और साइड में यूट्यूब वगैरह करते रहते हैं। हम लोगों के लिए ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जस्ट लाइक एनी अदर फ्रीलांसर, सबको एक एक स्टैंड आउट पॉइंट चाहिए, एक तरह का एक डिस्टिंक्शन चाहिए ताकि वो भीड़ में अपने आप को अलग कर सके। नाउ इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपवर्क प्रोफाइल को अपना प्रमोट करते हैं अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे, कुछ लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग टेक ट्विटर पे जाते हैं जहाँ पे बिल्ड इन पब्लिक में वो लोग चैनल्स में वो लोग ज्वाइन इन करते हैं, कुछ लोग डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन करते हैं जहाँ पे वो लोग प्रोग्रामिंग टॉपिक्स रिलेटेड सर्वर्स में जाते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है एक ब्रांडिंग क्रिएट करने में। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि आप एक रेज्यूमे बनाइए, आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, आप अप्लाई करेंगे एक कंपनी में, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आपको एक इंटरव्यू अटेंड करना है और उसके बाद कोडिंग राउंड, टेक्निकल राउंड, QA राउंड, ये सब करना है। और HR राउंड के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जॉब मिला कि नहीं। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग एक बहुत ही वाइल्ड वर्ल्ड है। यहाँ पे कोई तरह के रूल्स नहीं है, यहाँ पे कोई तरह के स्ट्रैटेजीज नहीं है जो हर किसी के लिए काम करेगा। आप आप बहुत अच्छी ब्रांडिंग भी कर सकते हो लेकिन उसका क्लाइंट कन्वर्जन हो सकता है ना मिले आपको। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप उतना अच्छा ब्रांडिंग में नहीं भी हो, देन इट कैन ऑल्सो हैपन कि आप क्लाइंट्स लेके जाओ। तो मेरा ओपिनियन ये है कि हाँ, फ्रीलांसिंग एक तरह से आपको ब्रांडिंग बहुत, आपको एक मस्ट है। बेसिकली आपको दिमाग में लेके चलना है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, चाहे वो एक प्रोडक्ट बिल्ड करना हो, चाहे वो एक राइटिंग स्टाइल हो मेरा, जो पोस्ट में जो मैं लिखता हूँ। मैंने देखा हुआ आपका लिंक्डइन, आपका पोस्ट ऐसा आता है कि अगर मैं नाम भी ना पढ़ूँ ऊपर तो मुझे पता चल जाता है कि ये आप ही हैं, क्योंकि आपका एक तरीका है लिखने का जो आप कंसिस्टेंट आप मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे नाम भी नहीं पता, अगर मैं फोटो भी नहीं देखा हूँ तो मैं समझ जाऊँ कि ये हाँ ये है। तो इससे एक इमेज क्रिएट होता है किसी के माइंड में कि जब उसको कोई काम करवाना होता है तो सबसे पहला नाम आप ही आते हो उसके माइंड में। ये हम लोगों का गोल होना चाहिए एज फ्रीलांसर्स, जो हम लोग अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं। तो उसी तरफ हम लोग काम करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपको बस आँखों के सामने रहना है। प्रेजेंस आपका अगर आप मेंटेन करके रखते हो
तो काम जो है कहीं से भी आ सकता है, जब भी किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो पहले दिमाग में उनके बेसिकली आप ही आते हो। हाँ, यही हम लोगों का गोल है। कुछ फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, कुछ फ्रीलांसर एजेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अंडरकट होने के लिए तैयार रहते हैं अगर वो किसी क्लाइंट के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका गोल पैसा कमाना नहीं है। उनका गोल है कि उनको एक इमेज क्रिएट करना है अपने क्लाइंट के माइंड में, ताकि जब इस प्रोजेक्ट के बाद जब वो जाएगा अपना काम करेगा और उसको कोई नया प्रोजेक्ट करवाना होगा, तो हम लोग सबसे पहले नाम होने चाहिए उसके माइंड में। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो हम लोग यूज करते हैं टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन पीपल, कि जो हमारे साथ काम करे उसको इतना मजा आ जाए हमारे साथ काम करने में कि वो अगले बार हमारे बारे में ही सोचे, किसी और के बारे में ना सोचे। तो ये भी एक वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजीज है जो आप फॉलो कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। लेकिन मुझे इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखता है कि देखिए, अभी मैं पोस्ट करता हूँ, मैं पोस्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों से ये कर रहा हूँ, करते आ रहा हूँ, राइट। तो एक कंफर्ट जो होता है सोशल मीडिया के ऊपर रहने का, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब जो नए बच्चे हैं जो मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, ज़्यादा उनको खुद का, कभी डिस्कॉर्ड में जाओगे यहाँ वहाँ पे जाओगे तो उसका ओरिजिनल नाम भी आपको वहीं पे नहीं दिखेगा, एनोनिमस बन के घूमते हैं। तो ये लोग क्या करें, कैसे, मतलब अगर उनके पास वो स्किल्स नहीं है, कैसे प्रेजेंस बनाए रखे? क्या इसका इस मतलब इसके अलावा भी क्या और कोई तरीका है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जाके आप जो गिग्स है उसको ढूंढना शुरू करें? प्लेटफॉर्म्स तो हम लोग सबको पता है कि क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, वही लिंक्डइन, अपवर्क, टॉपटल हो गया, फाइवर हो गया, इन सब जगह पे आप जाके ट्राई कर सकते हो। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट्स हैं, फ्रीलांसिंग और इंट्रोवर्ट होना ये दोनों उतना अच्छा से मर्ज नहीं करता है। देर इज ए ग्रे एरिया जहाँ पे कुछ फ्रीलांसर्स इंट्रोवर्ट रह के भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब आप ये जो पाथ जो आप चूज करते हो एज अ फ्रीलांसर, इट काइंड ऑफ डिमांड्स कि आप अपने आप को थोड़ा बेशरम रहना पड़ता है, थोड़ा लोगों के सामने आना पड़ता है, अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है, अपना नाम देना पड़ता है, अपना रेज्यूमे खुला कहना पड़ता है। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना चाहिए उन फ्रीलांसर्स को जो लोग थोड़ा सा अफेक्टेड है अपनी इंट्रोवर्जन को लेके। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए, थोड़े गाने वाने सुनिए इंग्लिश के, ताकि आपको एक्सेंट्स और आपको वर्ड्स समझ में आने लग जाएं, ताकि आप भी बोलने लग जाओ एट सम पॉइंट। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। पहला चीज़ तो आप अवेयर हो कि आप इंट्रोवर्ट हो, तो लेकिन अगर जिस पाथ पे आप कूद रहे हो वो चीज़ हल्का सा आपको एक्सट्रोवर्जन डिमांड करता है आपको थोड़ा सा, तो वो चीज़ थोड़ा माइंड में रखेंगे तो आपको अडेप्ट करने में आपको ईजी होगा। तो ये इंटरेस्टिंग। मेरा। अभी इंग्लिश की बात मतलब निकली है, तो इससे मैं मतलब आपको जब भी मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा है तो आप आपके चैनल के ऊपर इंग्लिश में ही बात करते हो, और मैंने जो नोटिस किया है काफ़ी अच्छी इंग्लिश आप बोलते हो। मतलब जो भी आपके पास वर्ड्स है, वो बहुत सारे वर्ड्स आपके पास है हर एक चीज़ के लिए, मतलब आप एकदम फ्लुएंटली बोलते हो सारी चीज़ें। तो क्या इंग्लिश ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के लिए? कितनी ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है? कुछ आपकी ट्रिक्स हो जैसे कि आपने जो यूज़ की है। क्या ये ज़रूरी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आप फ्रीलांसर होके अपने लोकल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हो जो कि इंग्लिश ना बोलने वाली ऑडियंस हो, जो हिंदी बोलती हो या फिर आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेज बोलती हो, तो आप सर्वाइव तो कर सकते हैं। वैसे भी इंग्लिश बोल देने से आपको आपका एक बैरियर टूट जाता है, जहाँ पे आप इंटरनेशनल जा सकते हो, आप लंदन के लोग के साथ, यूएसए के लोग के साथ, या किसी यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिकन कंट्री, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आप किसी भी कंट्री के लोग के साथ काम कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज मैंने ले रखा है अपने साथ कि मैं इंग्लिश में ही बात करता हूँ, ताकि मेरे वीडियोस ज़्यादा वायरल, मतलब ज़्यादा रीच मुझे मिले दुनिया भर में। तो ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच, हाँ। तो मैं तो ये नहीं मानता कि ये ज़रूरी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये रिकमेंडेड एक स्किल है जो आपको आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए इंग्लिश में। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो इंग्लिश बोलने में, तो जैसा मैंने स्टेप 1 बताया, आप गाने से स्टार्ट करो। हर किसी को म्यूज़िक पसंद है, बहुत सारे जॉनरास हैं इंग्लिश म्यूज़िक में, आप वहाँ से स्टार्ट करो, अपना फेवरेट आर्टिस्ट ढूंढो और उसके गाने सुनो। उसके बाद आप मूवीज़ वगैरह देखते हो तो आप सबटाइटल्स के साथ देखते होंगे, तो उसको बंद कर दो, आप ट्राई करो समझने का कि वो क्या कह रहा है। आपकी नज़र स्क्रीन के नीचे नहीं, आप कैरेक्टर्स पे होनी चाहिए। इससे आपको एक्सेंट्स आप पकड़ पाओगे कि कौन क्या बोल के निकल गया।
इसके बाद इसी पे ही आप थोड़ा सा, और हाँ एक चीज़ और, आपको मैसअप करने से आपको डरना नहीं चाहिए। द एंटायर रीज़न कि बहुत सारे इंडियंस इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं पब्लिकली, क्योंकि वो इतना डरते हैं कि अगर हमने ग्रामर मैसअप कर दिया, अगर हमने कोई वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मैसअप कर दी, तो हमारा बहुत मजाक उड़ जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क ट्रूथ है, लेकिन इंग्लिश बोलना इंडिया में एक स्टेटस सिंबल है। तो लोग एक्चुअली बहुत पकड़ते हैं मिस्टेक्स की, वो तेरी ग्रामर गलत है, तेरी ये वर्डिंग गलत है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस अंदर लाना पड़ेगा कि हाँ पब्लिकली अगर आप बोलो तो आप मैसअप भी करो तो आप रिकवर कर लो कैसे भी करके। तो ये कुछ तरीके हैं, ये भी एक माइंडसेट का ही गेम है। आपको पूरा कमिट होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मैसअप करना है और आपको रीट्राई करना है, और ये तब तक करते रहिए जब तक आप फ्लुएंट ना हो जाओ इंग्लिश में। तो मेरे तो रिकमेंडेशंस यही मैं बोलता हूँ हमेशा। या दैट मेक्स सेंस बिकॉज प्रैक्टिस खास करके लैंग्वेज में मैं मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। मैं रशियन बोलता हूँ, यहाँ पे रशियन पढ़ता भी हूँ, ये बात मुझे नहीं पता लिखता थी। भी हूँ। हाँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मुझे पहले से तो रशियन नहीं आ रही थी, राइट? ये भी मैंने सीखी हुई है, और ये एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है प्रैक्टिस की वजह से। आप जब भी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की, तभी कोई भी लैंग्वेज जो है आप सीख पाओगे। आप बुक में, जो स्कूल में हम करते थे कि कोई बुक लेके बैठते थे ग्रामर पढ़ने, ग्रामर पढ़ते थे पूरा, कितना भी ग्रामर आप पढ़ लो आप बोल नहीं पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये मैं मतलब थोड़ा सा अपना ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। बाकी यस, मूवीज़ मैंने भी बहुत किया हुआ है ऐसे। मूवीज़ सबटाइटल, पहले तो सबटाइटल से देखना होता है, क्योंकि विदाउट सबटाइटल कुछ पता ही नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं। और इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। सॉन्ग का तो नेक्स्ट लेवल का है, वो तो पता ही नहीं चलता है क्या सॉन्ग में चल रहा है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ ना, और एक इंग्लिश मतलब यूके की इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें अमेरिकन इंग्लिश समझ में आती है क्योंकि उसमें बहुत सुना हुआ है, मूवीज़ वगैरह सब देखा हुआ है। लेकिन जो यूके वाली इंग्लिश है वो थोड़ा सा आधी मतलब ऊपर उड़ने लग जाती है। तो ऐसे भी हुआ है। तो क्या हमें मतलब ऐसा कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए? कैसे हम ये सारी अलग अलग इंग्लिश जो है उसको सीखें? थोड़ा सा हम मतलब ऑफ टॉपिक जा रहे हैं अभी, बट एक अगर कोई ट्रिक अगर है आपके पास तो इसके ऊपर आप कुछ मतलब बोलना चाहोगे? ओके, तो आपको एक चीज़ माइंड में रखना है कि अगर आप किसी यूके वाले बंदे के साथ बात कर रहे हो और आपका इंग्लिश टूट रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो क्या कह रहा है, तो वो लोग जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे किक इन करता है कि उनको पता रहता है कि ये इसका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो वो रिवर्ड कर देते हैं अपना सेंटेंस आपको समझाने के लिए। ना आपको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आई वुड रिकमेंड कि अगेन जो इंग्लिश आर्टिस्ट हैं या जो इंग्लिश मूवीज़ हैं, मतलब यूके की जो मूवीज़ के जो मतलब एक्टर्स जो हैं, उनकी मूवीज़ देखिए। इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई इंटरव्यू दे रहा है या फिर कोई तरह का काउंटी में जो मेयर होता है वो इंटरव्यू दे रहा है। मतलब कोई टॉपिक आप उठा लो, न्यूज़ चैनल्स पे तो सारा दिन ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उससे भी आप कैच कर सकते हो कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब भी तो आपको कैप्शंस दे ही देता है, वहाँ से आप कैच कर सकते हो। गाने में बता दिया, इंटरव्यू बता दिया। अगर आपको वर्डिंग्स की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेंट्स के ऊपर इतना काम नहीं किया, वो बस नेचुरली आ गया मुझे। तो आई वुड से कि 2-3 टिप्स भी आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपको कुछ मिलता है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। श्योर, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, क्या क्या आपने ट्राई किया है अभी तक और क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिले हैं। सो हमने एक देखा कि लिंक्डइन के ऊपर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंस अगर रखते हैं तो आपको क्लाइंट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्लाइंट आपको ढूंढेगा, राइट? ये मतलब बहुत ही पावरफुल चीज़ है। बट हमेशा ऐसे नहीं होता है ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया के ऊपर सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे करें, वो क्लाइंट को कैसे ढूंढे? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, पहला चैलेंज तो वही है, राइट? तो इसके लिए क्या मतलब हो सकता है, प्लेटफॉर्म्स? ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बोलता हूँ
यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ मैटर करता है। देखिए, जब भी आप कोई सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप दूसरे लोगों के पोस्ट पढ़ते हैं, तो आपको एक वन ऑफ द वेज कि आप अपना ब्रांड क्रिएट कर पाओ इज द फैक्ट कि आप बहुत डीप जाते हो किसी भी टॉपिक में, और आप कुछ इस तरह का इंसाइट निकाल के हमको देते हो जो कि कोई और नहीं दे रहा है। अभी एआई बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी बहुत लोग एआई के बारे में लिखते हैं, लेकिन उस बीच में आपको अगर स्टैंड आउट करना है तो आपको आपका पोस्ट या आपका जो आर्टिकल आप लिख रहे हो वो इस तरह से ब्रांड करना है कि वो आपको नॉलेज भी दे रहा है और वो बता रहा है कि आपने बहुत एफर्ट डाला है वो सीखने के लिए या फिर वो इन्फॉर्मेशन फिश आउट करने के लिए। अगर आप ये दो चीज़ मैनेज कर लेते हो तो आई वुड से कि आप 99.9999% कॉम्पिटिशन के पहले से ही आगे हो। और आपका लिखने का तरीका, जैसे मैंने बताया कि आपके पोस्ट पढ़ के मैं समझ जाता हूँ कि आप ही हैं, सेम तरीका आपको भी उसमें भी एक ब्रांडिंग लेके आना होगा कि आपको लिखने का कुछ स्टाइल, कुछ वर्डिंग्स, कुछ पंक्चुएशंस आपको लेके आने हैं कि हमको पता चल जाए कि यहाँ पे इस तरह से आप क्लाइंट के आँख के सामने रह सकते हो। यू डू इट लॉन्ग एनफ और आपका जो नाम है वो आपको लोग भी आपको रेफर कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, ही नोज। तो उस सब तरह से भी आपका एक तरह से आउटरीच हो जाता है। या बट ये सोशल मीडिया का हो गया, राइट? वो सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे फाइवर है, फ्रीलांसर है, तो इनके ऊपर मतलब अगर कोई नया बच्चा अगर वहाँ पे मतलब ज्वाइन कर रहा है, तो मतलब शुरू में तो दिक्कत होती होगी उसके अंदर, राइट? 100%। मैंने भी ट्राई किया हुआ है, शुरू में गिग्स आपको नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए क्या है? मतलब मैंने ऐसा भी सुना है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मतलब ये एडवाइस देते हैं कि आप शुरू में ना सस्ते में काम करो वहाँ पे, और फिर पहले आप पोर्टफोलियो बना दो, और एक बार पोर्टफोलियो बन जाएगा फिर आप चार्ज करना शुरू करते हो। तो ऐसा कुछ आपने मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है क्या? क्या मतलब कैसे होता है शुरू में एकदम? तो ठीक है, किसी बच्चे के तरफ से सोचते हैं जो अभी कॉलेज पास आउट किया है और उसको फ्रीलांसिंग चालू करना है, तो उसको ऐसे देखना है कि लिंक्डइन और ट्विटर उसका बेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसका नाम उसको खड़ा करना है, उसको ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, और जो उसका अपवर्क प्रोफाइल, उसका फाइबर प्रोफाइल, उसका टॉपटल प्रोफाइल, उसका किसी जॉब लिस्टिंग का प्रोफाइल, ये सब कनेक्टेड होगा उसके लिंक्डइन और ट्विटर से। यहाँ से उसका बेस ब्रांडिंग चालू होता है। जब वो आर्टिकल लिखेगा, जब वो कोई तरह का पोस्ट डालेगा, तो उसके नीचे वो लिख देगा कि फॉर मोर टू कॉन्टैक्ट मी, कम टू माई अपवर्क प्रोफाइल और वट एवर प्रोफाइल, या यूट्यूब चैनल इवन, तो वहाँ से भी वो कर सकता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी हो सकता है। एंड अगेन द डेप्थ वो हमेशा मैटर करेगा, क्योंकि लिंक तो हर कोई कर देगा, लेकिन आपको ऊपर के भी जो आर्टिकल के जो कंटेंट्स हैं वो भी तो आपको डिसाइड करने की क्या लिखना है। वो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो कि आपने, अगर आपके पास बहुत फ्री टाइम है, तो आपने क्या सीखा लेटेस्ट मतलब मार्केट में कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है या फिर जो ट्रेंडिंग टॉपिक, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई फ्रेमवर्क, तो आपने क्या सीखा, आपने क्या बनाया, एक छोटा सा वीडियो 30 सेकंड का, तो वो लोगों को आइडिया दे सकता है कि हाँ, ही इज बिल्डिंग समथिंग, वो खाली नहीं बैठा हुआ है। ये सेकंड हो सकता है। तीसरा हो सकता है कोल्ड आउटरीचेस, जो कोल्ड कॉल्स एंड कोल्ड ईमेल्स जो लोग कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट है कि आप बस ईमेल कर दीजिए और आप रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करिए। आप इन अ वे अपने ईमेल की वर्डिंग ऐसे रखिए कि किसी को पता चल जाए कि हाँ, आप रियली पैशनेट हो, आपने जस्ट चैट जीपीटी से कोई सीवी कॉपी नहीं किया है, आपने खुद से लिखा है। कोई कंपनी है जो लिंक्डइन पे बहुत पोस्ट डालती है अपने काम के बारे में, तो आप उनके काम को फॉलो करिए, आप देखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके वेबसाइट पे जाइए, उनका करियर्स देखिए, ब्लॉग देखिए, उनके पोस्टिंग्स देखिए, और उसके दम पे आप फाउंडर को ईमेल करिए कि आप क्या ऐड कर सकते हैं उसकी कंपनी में। तो एज अ फ्रीलांसर कंपनी भी कभी कभी आउटसोर्स करती है, मोस्ट लाइकली आपको फुल टाइम जॉब के लिए ऑफर करेंगे, लेकिन फ्रीलांसिंग का कंसल्टिंग की तरह भी आप हायर हो सकते हो एज अ डेवलपर। तो ये कुछ 3 या 4 तरीके हैं जो मैं सोच सकता हूँ। तो या दैट विल बी हेल्पफुल। सो इस सारे सीन में ना मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि पर्सनल ब्रांडिंग यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप जाके प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी रजिस्टर करके ज़्यादा कुछ चीज़ें होने वाली नहीं है, राइट? आपका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो सिड, और एक चीज़ है इसमें, लेट्स से कि हमें जॉब भी मिल गया, जॉब मतलब फ्रीलांसिंग का जो भी काम है वो मिल गया, बट बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता होता है कि कितना चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, क्या उसका कोई फ्रेमवर्क है, क्या
क्या उसका कोई सिस्टम है कि उसकी मदद से हम चार्ज कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, अपने इनिशियल करियर के अंदर मैंने फ्रीलांसिंग से शुरू किया था सब। और उस टाइम पर ना मैं कुछ इस तरह से चार्ज करता था, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं थी कि कैसे चार्ज किया जाता है। मुझे कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा चीज़ें आती भी नहीं थी। एक ओडिलियन फैमिली। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है, इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो, शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए, सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, देखिए अगर आप उनमें से हो जो एक जगह पर स्टक हुए हैं, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, लेकिन नहीं पता है कि अभी यहाँ से आगे अपस्किल कैसे करना है, करियर के अंदर आपको कैसे सीनियर लेवल तक पहुंचना है, तो गुड न्यूज़ ये है कि हम जल्द ही एक लाइव मास्टर क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें की जाती है, कौन सी स्टेप्स उसके लिए आपको फॉलो करनी है, कौन से टॉपिक्स आपको इसके लिए सीखने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अभी रजिस्टर करिए, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। अभी चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। राइट, बहुत ही बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery। जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी तभी, jQuery आती थी पहले। तो बेसिक जो वेबसाइट्स होती है ऐसे बनाता था, जैसे किसी को किसी होटल की वेबसाइट है वो बनानी है, या फिर किसी रेंटल बिजनेस के लिए और कुछ वेबसाइट चाहिए, स्टैटिक वेबसाइट, तो अपने लोकल एरिया में जाके मैं खुद अपने पहचान वाले जो है दोस्त, उनसे बात करके करता था। अब प्राइस क्या रखे, राइट? इसके अंदर हम हमेशा अटक जाते हैं कि ज़्यादा रखेंगे तो फिर काम होगा नहीं, वो बोलेगा बहुत ज़्यादा हो गया और किसी से करवाएगा। कम बोलेंगे तो मे बी हम अंडर चार्ज कर रहे हैं, कुछ आइडिया ही नहीं ना। तो मैंने एक ऐसे पकड़ के रखा था कि अगर मार्केट में अगर कहीं पे अगर 50,000 है तो मैं 25,000 में करूँगा। मैं ये सोच के कर रहा था क्योंकि मेरे पास काम नहीं था ना, मैं एकदम बिगिनर था। तो मैं ये सोच रहा था कि पहले मैं क्या करूँ कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाओ अपना, चाहे थोड़ा पैसा कम आ रहा है, पहले पोर्टफोलियो बनाओ। अगर मेरे पास 4-5 एक बार प्रोजेक्ट हो जाए क्लाइंट के, तो मैं नेक्स्ट क्लाइंट को बोल सकता हूँ कि देखो मैंने ये 5 वेबसाइट मेरे क्लाइंट के लिए बनाई है। तो इस चक्कर में मैं वो करता था। बट क्या लगता है आपको कि हर एक बच्चे ने ये ऐसा करना चाहिए शुरू में? क्या तरीका होता है इसको चार्ज करने का क्लाइंट को? आप कैसे करते हो मतलब? ओके, मैं करता हूँ एक एक्सेप्टेड मैंने रेट बना रखा है अपना, जो कि क्लाइंट को भी ऐसा फील नहीं करवाता कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करवा रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम मुझे भी फील नहीं करवाता कि मैं बहुत अंडर चार्ज कर रहा हूँ। मेरा एक विशफुल नंबर है और उसको मैंने 30% से घटाया हुआ है। तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे मैं भी खुश हूँ और जहाँ पे क्लाइंट भी खुश है। और जब भी कोई नया क्लाइंट आता है तो हम लोग नेगोशिएट करते ही हैं कि कितना मैं पैसे लूँगा उससे। तो ये क्लाइंट बाय क्लाइंट तो चलता ही है। इसके बाद आपके क्लाइंट कितने साल से काम कर रहे हैं आपके साथ, वो भी मैटर करता है। जैसा आपने कहा कि शुरू शुरू में किसी को आइडिया नहीं होता है तो वो प्राइस का गेम खेलता है। प्राइस का गेम खेलना आई गेस फ्रीलांसिंग में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ऐसे ही दिखते हैं जो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि मुझे एक बंदा पता है जो तेरे से आधे में कर देगा। तो ये जो एक थ्रेटनिंग, जो एक काइंड ऑफ अ थ्रेट है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं किसी और को दे दूंगा, इस चक्कर में कुछ लोग रिटेंशन के लिए वो झटका खाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि टारगेट आपका रिलेशन होना चाहिए। द नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट सोचेगा किसी काम के बारे में तो आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए उसके माइंड में। तो ये एक तरीका है। उसके बाद जब आप क्लाइंट वापस आता है आपके पास सेकंड प्रोजेक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको 10 से 20% आपको बढ़ाना रहता है, नहीं तो आप पैसे लूज कर रहे हो एक तरह से। और क्योंकि क्लाइंट को पता है, वो आपके साथ काम कर चुका है, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत हद तक क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि हाँ अब वो ज़्यादा ही पैसे लेगा मुझसे। तो जितने साल बाय साल आप काम करते हो, आपका पैसा आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। शुरू में जैसे आपने बोला कि हाँ कहिए। हाँ, मतलब इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है ना हर साल, तो हाँ वो तो चार्ज है। तो बढ़ते रहेगा, वो तो नेचुरली, नहीं करोगे तो फिर आप लॉस में जाओगे।
हाँ, और यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव भी है क्लाइंट का जिसके बारे में बात नहीं होती। क्लाइंट मोस्ट लाइकली आपको वो दे देते हैं, इन्फ्लेशन जो प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट जो भी आप कह लो, वो आपको मिल जाता है, क्योंकि क्लाइंट भी सोचता है कि यार मैं अभी अगर इसको ठुकराऊंगा इस प्रोजेक्ट के लिए तो मुझे एक नया फ्रीलांसर खोजना पड़ेगा, मैं उसके साथ रिलेशन बिल्ड करूंगा, मैं क्यों करूं, ये तो मैं पहले से जानता हूँ इस बंदे को, इसके साथ ही काम करता हूँ। तो ये भी चीज़ आप नोटिस करोगे कि कुछ क्लाइंट्स अगर बंध जाते हैं ना कंपनीज के साथ, तो वो उन्हीं के साथ ही काम करते हैं ज़िंदगी भर, वो बहुत रेयरली छोड़ के कोई नया कंपनी या कोई नया एजेंसी ढूंढते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जैसे जैसे साल बाय साल आप काम कर रहे हो क्लाइंट के साथ, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, वेदर यू नो इट और नॉट। तो वो चीज़ें माइंड में रखिए और उसको थोड़ा सा कैपिटलाइज करिए उस चीज़ पे। तो ट्राई टू इंक्रीज योर अर्निंग्स। और शुरू में आपको झटका खाना पड़ेगा, ये बात 100% मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि लोग प्राइस का गेम खेलते हैं। या यस, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए शुरू में, जब तक आपका कुछ पोर्टफोलियो नहीं बनता है ना, तब तक आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आई थिंक होने चाहिए। मुझे ऐसे लगता है, मैंने ऐसे किया हुआ है। इसके अंदर और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने बाद में फिर जब भी प्रोजेक्ट्स बनाए, फिर जो नए क्लाइंट थे, तो मैं नहीं चाहता था कि वैसे ही चार्ज करो जैसे पहले करता था। तो उसके बाद जो तरीका मैंने शुरू किया था कुछ ऐसा था, मैं क्या करता था बेसिकली, अपना खुद का एक आर्ली रेट जो होता है वो डिसाइड किया था कि मुझे देखो, मुझे इतना एक्सपीरियंस है और मुझे इतना हर एक घंटे का मैं चार्ज करूँगा कोडिंग के लिए, राइट। तो जब भी काम आता था, मतलब जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बेसिकली जो है, तो रिक्वायरमेंट को पूरा ब्रेक डाउन करके देखता था कि इसके अंदर कितने घंटे लगने वाले, ये फीचर है तो इसके अंदर 16 आवर्स लगेंगे, इसके अंदर इतना टोटल में आवर काउंट करता था और मल्टीप्लाई करके देखता था कि इतना हो रहा है। मे बी वो हमेशा ज़्यादा ही होता था, क्योंकि जब भी आप मतलब रफ एस्टिमेट लेते हो तो वो बहुत बड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाती है, तो उसमें से थोड़ा सा राउंड अप कर लेता था लास्ट में कि लेट्स से 95,000 हो रहा है तो अराउंड 90-80 यहाँ तक मैं कट कर देता था उसको। तो ये एक तरीका है। आप आर्ली रेट अगर आपका खुद का डिसाइड करते हो, सोच के आराम से कितना चल रहा है मार्केट में भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि मार्केट रेट देखो। आपका काम अगर अच्छा है तो आपको लगता है कि आप जितना डिज़र्व करते हो उतना आपका प्राइस जो है वो रखिए और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। ये एक चीज़ है। एक और चीज़ आपने मुझे पहले बताया था कि हमको ये भी सोचना होता है कि हमारे 1 घंटे की काम की वैल्यू क्या है। हम लोग वो एक तरफ से बता देता है कि आप खुद को कितना वैल्यूएबल समझते हो। ये भी एक फैक्टर होता है डिटरमाइन करने में कि आपका आवरली रेट कितना होना चाहिए। तो ये भी माइंड में रखिएगा। यस, और ये हर एक को पता होना चाहिए। एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम होता है, पता है, हर एक को कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है। हर एक जो भी बच्चा सीख रहा है उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या मैं इतना भी चार्ज कर सकता हूँ, मुझे उतना आता है, क्या मेरा काम उतना वैल्यूएबल है। तो एक ही क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, मतलब जो भी ऐसे डाउट कर रहा है, अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि जो भी काम आप कर रहे हो इससे क्या सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, जिस प्रॉब्लम के लिए वो आपके पास आया था। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप वर्थ हो, आप जो भी चार्ज कर रहे हो वो डेफिनेटली वर्थ है, क्योंकि आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है, राइट। सो एक थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप ये थोड़ी सी एक प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए आपको आपने एक टेबल कंपोनेंट दिया क्लाइंट को, वो उसमें से एक्सपोर्ट निकालता है और उसको बहुत टाइम लगता है सॉर्ट करने में। तो अगर आपने वो सॉर्टिंग का भी फंक्शन आपने दे दिया जो आपके लिए 10 लाइन ऑफ कोड ही था, तो आपको ये डिटरमाइन करने की जरूरत है कि इस 10 लाइन के कोड से उसको कितना टाइम बचने वाला है। उससे भी आप अपना सेल्फ वर्थ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका क्लाइंट इम्पैक्टिंग, आपका काम इम्पैक्टिंग है, वो टाइम बचा रहा है क्लाइंट के लिए, अब उससे ज़्यादा काम प्रोडक्टिविटी निकाल पाएगा। तो ये सब भी आप फैक्टर्स आप माइंड में रखिए। वो एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाता है, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको समय के साथ आप सीख जाओगे ये चीज़ कैसे करना है। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, अभी मतलब चार्ज कर लिया कस्टमर मिला, चार्ज किया उसको, लेकिन कस्टमर को मैनेज कैसे करें?
मैंने तो बहुत सारे प्रॉब्लम देखे अपने फ्रीलांसिंग करियर के अंदर। ज़्यादा बड़ा नहीं था करियर, बट जितना भी था बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हुए हैं। कुछ ऐसे है मतलब जैसे काम शुरू हो जाता है, कुछ एडवांस जो पैसा है वो आया होता है, लेकिन फिर क्लाइंट जो है वो घोस्टिंग करता है, मतलब छोड़ देता है, वो उसको काम नहीं चाहिए। उतना जो पैसा आया था, मे बी आपने उससे ज़्यादा एफर्ट उसके अंदर लगाया है, तो आप अनपेड रह जाते हो। और ये भी केसेस मैंने देखी है कि आप काम शुरू करते हो विदाउट एनी एडवांस, कुछ पैसा वगैरह नहीं लेना है, नहीं लिया हुआ है आपने, काम शुरू किया है और क्लाइंट गायब। हाँ 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 हाँ। ये भी चीज़ हुई है। तो कैसे मैनेज करें, मतलब इस चीज़ को कैसे, क्या हमें एडवांस लेना चाहिए? मैं तो मानता हूँ एडवांस तो लेना चाहिए डेफिनेटली। कितना लेना चाहिए, क्या, कैसे, मतलब सारी चीज़ें कैसे, आप कैसे करते हो ये सारी चीज़ें? ओके, तो एडवांस अगर एक आइडियल नंबर बोलें जो फ्रीलांसर की हाँ। तरफ लीनिंग हो तो 50%, 50%। राइट आउट द गेट 50% आपको लेना ही लेना है टोटल बजट का। अगर आपका प्रोजेक्ट 6 महीने का है, आप 3 महीने का एडवांस में ले लो। लेकिन ये क्लाइंट्स के साथ मतलब क्लाइंट अनकंफर्टेबल भी हो सकता है ये सुन के 50% पहले मांग रहा है, तो आप 30% ले लो। वो एक मिडिल ग्राउंड आप फाइंड करो बिटवीन 30 to 40% कि क्लाइंट भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। ये तो हुआ। अब फ्रीलांसिंग में जो वर्ड है फ्री, ये चीज फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। यहाँ कोई रूल्स नहीं है, यहाँ कोई तरह के लीगैलिटीज नहीं है। आप क्लाइंट से बॉन्ड पेपर साइन करवा सकते हो कि आप मेरे साथ काम करोगे फॉर द नेक्स्ट 2 years, और वो अगर भाग गया तो आप क्या ही कर लेंगे, आप कहाँ से उसको पकड़ेंगे? और आप लीगल चक्करों में तो पड़ोगे नहीं, कौन उस पर खर्चा करेगा, आपके ही पैसे खर्च होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक द वाइल्ड वेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ कोई रूल्स नहीं है, जहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है, जिसका जो मर्जी आएगा वो करेगा। जैसे आपने बताया कि क्लाइंट भाग जाता है, मैंने कुछ केसेस सुने हैं जहाँ फ्रीलांसर भाग जाते हैं पैसा लेके। हाँ, ये भी हुआ। तो यहाँ पे हाँ, लेकिन हम थोड़ी अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वो उसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। बट क्लाइंट भाग जाए तो क्या करना है? हाँ, क्लाइंट भाग जाए तो एक तरह से तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप मेक श्योर करो कि आप उसको सबमिट मत करना किसी को भी। आपने एक तरह से खुद का एनडीए मान लो कि अब ये काम खाली मेरे साथ ही रहेगा, अब हम लोग कुछ नहीं इसको कहीं नहीं दिखाएंगे। आप उसको अपने रेज्यूमे पे मतलब आप अपने रेज्यूमे पे मत डालना उस क्लाइंट को, क्योंकि कोई तरह का मतलब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि आप क्यों ही, जो भी आपने 10-15 दिन लगाए थे, आपको लॉस तो झेलना ही है। तो इस तरह से अगर आप 30% ले लेते हो और आप मान लीजिए 2 महीना काम करते हो, तो वो भी आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ सेफ ग्राउंड ही है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अंडर पेड रह गए। तो एडवांस 100% आप लीजिए, 30 से 40% जैसे मैंने बताया, अप टू नेगोशिएशन। बाकी ये फ्रीलांसिंग दुनिया का नेचर है, आपको ये भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये थोड़ा रैंडम दुनिया है थोड़ा इस मामले में। यस। तो हमने ना रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था फ्रीलांसिंग का, ठीक है? मतलब प्रोजेक्ट लिया इसलिए था क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। बेसिकली कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म हम बना रहे थे फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके लिए अमाउंट बहुत बड़ा था क्योंकि बहुत ही सीरियस प्रोजेक्ट था। तो 50% तो नहीं मांग सकते क्योंकि वो फिर ट्रस्ट इशू आ जाता है। क्लाइंट को भी आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए अगर पहली बार ही काम कर रहे हो। तो हमने एक चीज़ की थी, हमने जो पूरा प्रोजेक्ट है ना उसको स्टेप्स के अंदर रखा था कि ये फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है। इस तरह से 4 से 5 फेजेस के अंदर उसको डिवाइड किया था और हर एक फ़ेज़ के अंदर एक अमाउंट रखा था डिवाइड करके कि इस फ़ेज़ की इतनी अमाउंट है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। और वो अमाउंट आने के बाद हम उस फ़ेज़ के ऊपर काम करते थे। फ़ेज़ कंप्लीट होने के बाद फिर हम सबमिट करते थे जॉब। क्लाइंट बोलता था ऑल ओके, नेक्स्ट फ़ेज़ शुरू होती थी और फिर मतलब पे होता था पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट फ़ेज़ के ऊपर काम करते थे। तो ये भी एक चीज़ है कि आप फेजेस में कर सकते हो अगर अमाउंट ज़्यादा बड़ा है तो। That's a good one. Yeah, that's a good one. या इट वर्क्स। वो किया हुआ है हम, मतलब रिसेंटली किया हुआ है तो Okay. इट वर्क्स। अब इसमें एक डार्क साइड में आपको बताता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट का आपको एग्जांपल दिया था, इसके पहले वाला पॉइंट इसलिए मैंने आपसे पूछा था क्योंकि ये जो फेज़ हमारे चल रहे थे ना, तो कुछ फेज़ के बाद क्लाइंट ने घोस्टिंग शुरू कर दी हमारे साथ। Oh. मतलब हम लॉस में नहीं है एक्चुअली। फेज़ में रखने का फ़ायदा ये है कि आप पहले फेज़ वाइज करते हो, जिस फेज़ के ऊपर काम करोगे उसका एडवांस में आपको पैसा मिलता है, फिर आप काम करते हो।
तो कुछ स्टेप्स हमारी पहली हो गई, 2-3 हो गई, उसके बाद पता नहीं क्लाइंट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, हाँ हाँ करेंगे 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 ऐसा बोल के वो मतलब वहीं पे रुक गया एक्चुअली। अच्छा। तो ऑलमोस्ट मतलब 30-40% प्रोजेक्ट रेडी है, दे हैव पेड, पैसा वगैरह आ चुका है, बट आगे बढ़ने के लिए वो अभी रेडी नहीं है फिलहाल के लिए। मे भी कुछ उनका इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के अंदर, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इससे ये बच सकते हो आप कि अगर फेजेस में लेते हो तो आप भी सेफ़ हो, वो पता नहीं कितना सेफ़ है, क्योंकि लॉस तो ज़्यादा उसको ही हो रहा है अभी, इतना पैसा गया, प्रोजेक्ट भी मिला नहीं है, राइट। सो यस, ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, ये यही मैं कह रहा हूँ, जो फ्रीलांस जो वर्ड है, इसमें जो वर्ड है फ्री, इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी तो खैर वैसे ही कहीं पे भी नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम है लोगों को। सो अभी सबसे इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, और ख़ास करके फ्रीलांसर्स के लिए AI। सो AI आने के बाद फ्रीलांसिंग में क्या चेंजेस आए हैं? क्या चीज़ें फास्ट हुई है? जो चार्ज करते थे फ्रीलांसर्स वो कम हो गया है कि ज़्यादा हो गया है? क्या चेंजेस है इसके अंदर? ओके। आपको क्या लगता है? मैंने AI जब से ज़्यादा फेमस हुआ है उसके बाद ज़्यादा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, तो आपका थोड़ा सा बताइए इसके अंदर, आपने क्या नोटिस किया है? ओके, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, जो अगेन आपको इसी पॉडकास्ट में सुनने मिलेगा, वो ये है कि क्लाइंट्स का जो थिंकिंग का जो स्पेक्ट्रम है ना, अब वो भी बड़ा हो चुका है। पहले पहले जब टेक्नोलॉजी इतना लिमिटेड था, जहाँ पे हम लोग के लिए स्टैक ओवरफ्लो और कुछ एक आर्टिकल्स जो वेबसाइट्स होते हैं जैसे मीडियम या फिर ऐसा कुछ वेबसाइट, यही रिसोर्सेज थे, तो एक तरह का माइंडसेट था कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते एआई के साथ। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें वाइप कोड हो रही हैं, जैसे जैसे नए नए पैराडाइम्स निकल रहे हैं प्रोग्रामिंग के, अब इससे क्या हुआ है कि क्लाइंट्स लोग भी अब ज़्यादा सोच पाते हैं कि हमको अपना प्रोडक्ट तो ये तो था ही जो मेरा बेस आइडिया था, बट विथ एआई अब मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बाकी जो दूसरा कंपनी है वो लोग भी पहुँच पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं पहुँच सकता? तो ये एक तरह का माइंडसेट चेंज मैंने देखा है क्लाइंट्स के अंदर कि अब नाउ दे डिमांड मोर। जैसे एक सेंटिमेंट बताया गया था एआई के बारे में कि श्योर एक टेक्नोलॉजी जब आता है तो वो कुछ लोगों को ऑब्सोलीट कर देता है, बट एट द सेम टाइम वो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी करता है। और ये नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं क्लाइंट्स के माइंडसेट के शिफ्ट के वजह से। वो लोग अब सेम क्लाइंट्स नहीं है जो कहते हैं कि हमको हमारा वेबसाइट चाहिए, हम लोग लॉग इन कर सकें, हम लोग इन्फॉर्मेशन देख सकें। अब उनको वो नहीं चाहिए, अब उनको एनालिटिक्स ड्रॉ करना है, उनको प्रेडिक्शंस चाहिए, उनको कुछ तरह का एनालिसिस चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, उन लोगों को पास डेटा से रिलेट कुछ इन्फरेंस निकालना है। तो अब क्लाइंट उस सब लेवल पे सोच पा रहा है। जैसे और भी टेक्नोलॉजीज साथ में डेवलप हो रही हैं एआई के, जैसे वीआर हो गया या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया या ऐसे कुछ हो गया, तो वो लोग उसमें भी अब सोच पा रहे हैं कि क्या हम लोग इंटरफेस दे सकते हैं, हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं अब, क्या हम लोगों के फ़ोन में कोई तरह का फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं जो हमारे ऐप को और अच्छा से इम्प्रूव कर पाए। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है 100% क्लाइंट्स के शिफ्टिंग मेंटालिटी में। और फ्रीलांसर्स की अगर बात कर लें तो फ्रीलांसर्स की तरफ एक तरफ अगर इकोनॉमी पे झटका पड़ा है, जहाँ पे कुछ लोगों को कहते हैं कि स्किल्स के वजह से लोग ऑब्सोलीट हो जाते हैं, जो कि मैं उतना मानता नहीं हूँ पर्सनली। मैं हमेशा मानता हूँ कि इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने स्किल्स हैं। अगर एक कंपनी के पास बजट नहीं है आपको पे करने के लिए तो आप तो रिप्लेस होंगे ही, आपको फायर किया ही जाएगा। लेकिन अगर मैं खाली एक बार बेस्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं फ्रीलांसर्स के लिए, तो उनके पास भी अब एक वाइड एरे ऑफ टूल्स मौजूद है। अभी रिसेंटली ओपन एआई ओपन सोर्स चला गया है, तो ऑफलाइन मॉडल्स की जो हमारे पास ऑप्शंस थे अब वो भी इंक्रीज हो गए हैं। जहाँ लामा है, जहाँ ओपन एआई है, तो अगर आपको लोकली होस्ट करना है आप होस्ट करिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं। अगर आपको टर्मिनल बेस चाहिए तो वहाँ क्लॉड है, अगर आपको परप्लेक्सिटी, एंथ्रोपिक, दुनिया जहान के अलग अलग तरह के टूल्स आपके पास मौजूद हैं। चाहे इमेज जनरेशन हुआ, चाहे कोड जनरेशन हुआ, चाहे डिप्लॉयमेंट मैनेजर्स हुए, चाहे MCP सर्वर्स हुए, चाहे कुछ भी मतलब आप पकड़ लो, जो आपके ऐप्स डिप्लॉय होते हैं उसके फेजेस में हर एक जगह पे आपको टूल्स मौजूद हैं।
तो इन अ सेंस आपके पास अब वो टूल्स मौजूद हैं कि आप अपना काम फटाफट कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट भी है कि आपको क्या लेजी बना देता है, क्या आप अपने स्किल्स को रिफाइन नहीं करते हो उस चक्कर में, क्योंकि एआई टूल्स टेक ऑन कर रहे हैं आपके टास्क। लेकिन अगर आप एक मिडिल ग्राउंड फाइंड कर पाओ जहाँ पे आपको पता है कि एआई को गाइड कैसे करना है और मुझे क्या आउटपुट चाहिए, फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, एकदम कूद जाइए आप उसमें और अपना वर्कफ्लो, आप कस्टम वर्कफ्लो भी बना सकते हो जहाँ पे आप कुछ कुछ टूल्स के कुछ कुछ कंपोनेंट्स उठाकर आप स्ट्रिंग अलॉन्ग कर सकते हो ताकि आपको आपका आउटपुट मिलता रहे हमेशा। यस, आई थिंक कर्सर के अंदर बहुत सारे ये सारे फीचर्स है, आप कस्टमाइज कर सकते हो सारी चीज़ें आपके लिए। इसका मतलब यस, डेफिनेटली एआई का यूज़ तो करना चाहिए, क्योंकि एआई एक तरह से अभी कंपेनियन बनने वाला है। फ्यूचर में एक ऐसा रहेगा कि हर एक का अपना खुद का असिस्टेंट होगा, राइट? तो अभी से ही इसके ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए, यूज़ करना बेसिकली आपको आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब फ्रीलांसिंग के अंदर ही नहीं, आप कोडिंग कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी हो, एआई को यूज़ करना आपको आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने हर एक वीडियोज़ के अंदर ये बोलता हूँ, पोस्ट के अंदर बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द रीज़न कि मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग के तरफ थोड़ा बायस्ड हूँ कि उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एआई यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई तरह का सुपरविजन नहीं होता। फ्रीलांसर्स नॉर्मली खुद से ही काम करते हैं या एक या दो की टीम में काम करते हैं, तो पूरा चॉइस उनके हाथ में है। तो जब आपको वो फ्रीडम मिला हुआ है तो आप पूरा यूटिलाइज करिए। नॉर्मली एक कॉर्पोरेट जॉब में जहाँ पे आप टीम में काम कर रहे हो, आपके पास एक्सेस है उस टूल्स का, लेकिन अगर आपको थोड़ा हायर लेवल पे वो टूल्स को यूज़ करना है तो आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ है ही नहीं, आप बिंदास यूज़ करिए। तो वहाँ पे आई गेस ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसर्स के लिए। अगर कल को कोई नया टूल आता है तो उसमें भी आप कूद जाइए, कौन आपको रोक रहा है उसके लिए। तो यही मैं कहना चाह रहा था। मुझे लगता है ना कि जो क्लाइंट्स है ये भी थोड़े से स्मार्ट बन चुके हैं अभी। मतलब अगर आपको कुछ काम देते हैं तो उनको पता है कि सामने वाला एआई का यूज़ करने वाला है, अभी उतना टाइम नहीं लगता है जो पहले लगता था, राइट? ये क्लाइंट को पता है। तो क्या इसके चक्कर में वो थोड़ा प्राइसिंग भी कम, मतलब होता है ना कि बोलते बोलते बोल सकता है क्लाइंट कि आप एआई से बना लेना। ऐसे भी क्लाइंट देखे हैं मैंने, डायरेक्टली बोलते हैं कि आप एआई से बनाओगे ना, तो एआई से है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तो इतना चार्ज क्यों? ऐसा भी कंसर्न मतलब आ जाता है, ऐसे भी ऑब्जेक्शंस तो नहीं है ये, बट इस तरह से आपका जो पैसा है वो काटा जाता है बेसिकली। इसको आप थोड़ा सा एंगल पे यूज़ करिए। अब जैसे हमने बताया ब्रांडिंग, आप थोड़ा ब्रांडिंग यूज़ करिए। द रीज़न कि आपको ये काम जल्दी मिल रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे यूज़ करना है इन टूल्स को। आप मुझे इसलिए नहीं पे कर रहे हो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितना जल्दी कंप्लीट हुआ आपका, आप मुझे इसलिए पे कर रहे हो कि मैंने कितना एफर्ट डाला है इन टूल्स को सीखने में, जिसके वजह से मैं आपका प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको भी ये रिवर्स गेम खेलना आना चाहिए। अगर आपको नेगोशिएट किया जा रहा है तो आप भी नेगोशिएट बैक आपको करना आना चाहिए। जैसे आपने बताया, तो मेरा पहला जवाब ही मुझे यही माइंड में आया कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मेरा पहला रिस्पॉन्स ही यही होगा। तो ये सब आई गेस आप सीखते हो अलॉन्ग द वे। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर क्लाइंट बोलता है कि आप एआई से बनाओगे जल्दी काम हो जाएगा तो इतना पैसा क्यों, तो आप इस एंगल से बोल सकते हो कि जल्दी काम हो रहा है तो पैसा ज़्यादा होना चाहिए ना कि कम, राइट? मे भी आप उनको बता सकते हो कि एआई का यूज़ करना उतना भी सेफ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी रिस्क होती है, लेकिन उन रिस्क को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ क्योंकि ये स्किल मैंने डेवलप किया है और उसको यूज़ करके आपका जो भी काम है वो 2 महीने की जगह मैं 15 दिन में करके दे रहा हूँ। तो प्राइस तो थोड़ी ज़्यादा चाहिए ना कि कम, राइट? मे बी अगर ऐसा अगर थोड़ा सा माइंडसेट या फिर पर्सपेक्टिव अगर क्लाइंट को दिया जाता है तो क्लाइंट शायद सोचना लग जाएगा इसके ऊपर। जैसे मैंने बताया कि आप टूल्स को यूज करना सीख रहे हो, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, ना कि जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि फ्रीलांसर जो होते हैं उनका अपना एक खुद का स्टैक होता है बेसिकली। एक कॉमन स्टैक वो नहीं यूज़ करते हैं। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग का जो काम होता है वो जल्दी चाहिए होता है
और रिपीटेड काम होता है कि आपको जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं बार बार उसी टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मे बी सेम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम है, जो भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है वो सेम है, राइट? तो फ्रीलांसिंग का काम है, ऐसा नहीं कि किसी प्रोडक्ट कंपनी के अंदर क्या होता है कि सालों प्रोडक्ट आपका बनते रहता है, चलते रहता है, कंटिन्यूसली चालू है डेवलपमेंट। बट फ्रीलांसिंग का ऐसा नहीं होता है, आपको 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर प्रोजेक्ट ख़त्म करना होता है। तो स्टैक बहुत मैटर करता है यहाँ पे, कौन सा टेक स्टैक होना चाहिए फ्रीलांसर का। मैं अपना थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। मैं जब भी फ्रीलांसिंग करता हूँ मैं लारावेल यूज़ करता था। लारावेल के अंदर सारी चीज़ें इनबिल्ट है, ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको इनबिल्ट, जस्ट PHP आर्टिसन कर दिया, आपका पूरा स्कैफोल्ड रेडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है बेसिकली लारावेल, और उसी के साथ में जो भी डैशबोर्ड वाली जो लाइब्रेरीज आती थी कि आपका डैशबोर्ड पूरा एडमिन डैशबोर्ड रेडी हो जाता था, तो ऐसी चीज़ें यूज़ होती थी और मैं बार बार यही यूज़ करता था हर एक प्रोजेक्ट के लिए। तो आपके ऐसे कौन से फेवरेट मतलब टेक स्टैक है जो आप यूज़ करोगे फ्रीलांसिंग के लिए? ओके, तो मेरा जो फेवरेट टेक स्टैक है वो है बैकएंड में Node.js, क्योंकि बहुत सिंपल है, मैं पिक एंड चूज़ कर सकता हूँ मेरे कंपोनेंट्स बैकएंड में मुझे क्या क्या यूज़ करना है। एक स्केलेटन मैंने बना रखा है जो मैं कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, लेकिन गिवन की फ्लेक्सिबिलिटी है आपके बेस सर्वर में, तो इसलिए मुझे Node.js पसंद है बैकएंड पे। डेटाबेस का चॉइस मेरा हमेशा से MySQL ही रहा था, लेकिन टू कीप अप विद द रिसेंट टाइम्स मैंने चेंज कर दिया Postgres में, और मैं देखता रहता हूँ Postgres में क्या नया आता रहता है और क्या क्या फंक्शनलिटीज अवेलेबल हैं, तो मैं कुछ एक्सप्लोर करता रहता हूँ उसमें। फ्रंट एंड में मेरा मेरा जो फ्रेमवर्क था वो था HTML, CSS, JS एंड jQuery, ये 4 चीज़ें। लेकिन अगेन टू कीप अप विद द ट्रेंड्स, कीप अप विद द टाइम, मैंने चेंज करके उसको रिएक्ट कर लिया है। मैं ChatGPT यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करने के लिए, जब रिएक्ट का मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो ये हो गया। होस्टिंग सोल्यूशन मैं प्रीटी मच एग्नोस्टिक हूँ, होस्टिंगर, क्लाउडवेज, रेलवे, AWS, मुझे सारा आता है, तो वो सब आपको आना चाहिए। पेमेंट प्रोवाइडर में Razorpay, Stripe, Braintree और PayPal, ये सारे प्रोवाइडर्स आपको आने चाहिए। ईमेल में हो गया Mailchimp और AWS का जो अपना ईमेल प्रोवाइडर है वो, और ये सब आपको आना चाहिए ईमेल प्रोवाइडर्स में, वो हो गए। इसके बाद डॉकर कंटेनर में आपको AWS का ECS कंटेनर जो आपको मिलता है वो आपको आना चाहिए, और आपको कंटेनर्स कैसे डिप्लॉय करने हैं वो सब आने चाहिए, क्योंकि अक्सर आपका बैकएंड सर्वर अकेला नहीं होता, वो डॉकर कंटेनर्स के साथ काम करता है विद द डेटाबेस। देन कैशिंग के लिए Redis मेरा गो टू अभी तक Redis ही है। अर्पित भयानी ने एक बनाया था, क्या नाम था इसका, DiceDB, तो अगर वो मैं ट्राई करूँगा एट सम पॉइंट, अगर वो अपडेट्स मिलते रहे उसको और वो रोबस्ट हो गया, गुड इनफ, वेल मेंटेन फॉर ओवर लाइक 2 years ओवरऑल, तो फिर मैं वो स्विच मार दूंगा Redis के साथ। ये हो गया स्टैक। उसके बाद यही है। फ्यूचर अगर मैं बता दूं तो अभी मेरा फेवरेट रिएक्ट के बाद नेक्स्ट JS ही आएगा, तो वो देखेंगे, अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है स्विच करने की। अब आते हैं फ्रीलांसर्स जो बिगिन कर रहे हैं, जिन लोगों को डिसाइड करना है कि उनका टेक स्टैक क्या होना चाहिए, तो आपको इस माइंडसेट के साथ चलना है कि आपको टेक स्टैक एग्नोस्टिक होना पड़ेगा एट सम पॉइंट। अभी मेरे जो करंट क्लाइंट का स्टेटस है, मेरा एक क्लाइंट C# में बैकएंड लिखता है जो मुझे कह रहा है और मुझे पिंग कर रहा है कि तू ज्वाइन कर ले मुझे बैकएंड में, लेकिन मैं खाली यही कह के उसको टालता रहता हूँ कि मुझे C# नहीं आता। तो मैं अब खुद को रेडी कर लिया हूँ ये बोलकर कि मुझे C# सीखना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्वाइव। जो AI ML में जो लोग काम करते हैं उनको पाइथन तो आना ही पड़ेगा, अगर आप AI ML डोमेन में जाते हो। और इसके अलावा जो सिंपल फ्रेमवर्क्स हैं जैसे Ruby on Rails हो गया या Laravel हो गया, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि सिंपल इनफ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको अप एंड रनिंग होने में। और Node.js सबको आता ही है, जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली। तो आपको थोड़ा सा आपको डाइवर्सिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा अक्रॉस फ्रेमवर्क्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो थोड़ा सा उस माइंडसेट को लेके रखिएगा। और आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है राइट आउट द गेट, क्लाइंट्स को भी पता है कि आपका पहला गिग है, तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, तो उतना फ्रीक आउट ना ही करो, आगे सीख जाओगे कैसे क्या करना है। तो
यही है मेरा आंसर तो। हाँ, तो मतलब बात ये है बेसिकली कि फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपका जो भी टेक स्टैक है, ज़रूरी नहीं कि आपको, मैंने अगर लारावेल बोला है तो आपको लारावेल ही यूज़ करना है, वो उस टाइम की बात थी, मे बी अभी दूसरी चीज़ें फेमस है, राइट? तो ये इंडस्ट्री चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली होते रहती है। तो इसके अंदर बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो ये ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेडीमेड चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, डैशबोर्ड्स, ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो और जल्दी से आपको काम करना है। तो इसके अंदर बहुत सारे, अभी भी अगर आप देखोगे जावास्क्रिप्ट डोमेन के अंदर भी स्ट्रैपी वगैरह, हेडलेस CMSS आपको मिलते हैं। गोलैंग भी अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर भी एक पॉकेट बेस है जो कि बहुत ही फेमस है, मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है उसको। मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें अभी मिलेगी, पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अभी टूल्स आपको सारे मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे इसमें। तो बस यही है, टेक स्टैक जो है आपका एक, मतलब एक तरह से आपका टेक स्टैक रेडी होना चाहिए हमेशा, एक टेम्पलेट्स वगैरह रेडी होने चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट आता है आपका शुरू, मतलब पहले 1-2 घंटे के अंदर ही आपका ऑलमोस्ट 10% प्रोजेक्ट जो है ख़त्म, राइट? ये पॉसिबल है। सो सिड, थैंक यू सो मच। बहुत सारी इंसाइट्स आपसे पता चली और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी पता नहीं थी, और बहुत मज़ा आ गया। और होपफुली आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका टेक स्टैक कौन सा है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो कौन सा टेक स्टैक आप यूज़ कर रहे हो, ये हमें ज़रूर बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे और नए वीडियोस आते रहेंगे। और सिड, थैंक यू सो मच। और एक चीज़, सिड के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बेसिकली उनके चैनल के ऊपर पता चलेगी। स्ट्रीमिंग करते हैं ज़्यादा, तो अपने उनके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है जो आपके लिए इंसाइटफुल हो सकते हैं। सो सिड, थैंक यू सो मच, और फिर करते हैं और कुछ नए टॉपिक के ऊपर। ज़रूर, ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। या, बाय बाय।